तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आज मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ बनाने के लिए। आप लोग इसका बना के आंसर मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन और आप लोग सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे वीडियो पॉज करके, और चूंकि वीडियो रिकॉर्डेड होगा आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये सेशन को जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये सेशन को सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर लोगे। आप देख सकते हो कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जब एक वस्तु को 7200 रुपये में बेचा जाता है तब x% का लाभ होता है। जब समान वस्तु को 7500 रुपये में बेचा जाता है तब x प्लस 5% का लाभ होता है। तो x का मान क्या होगा बताओ। अब देखो 7200 रुपये में बेचा गया था तो x% का लाभ हो रहा था। जब 300 रुपये ज़्यादा में करके बेचा गया तब x प्लस 5% का लाभ हो रहा है। यानी 300 रुपये जैसे बढ़ा तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 5% बढ़ गया। तो आपसे पूछा x का मान बताओ क्या होगा। तो आपको पता है दोनों के लिए जो CP होगा वो तो सेम होगा, यानी 5% का वैल्यू आपको पता चल गया है कि 300 रुपये होगा और CP खुद में 100% होता है। तो आप आसानी से बता दोगे कि मेरा CP यानी 100% का वैल्यू कितना है। तो 5% का वैल्यू अगर 300 है तो 1% का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब 100% का वैल्यू कितना आ गया, 6000 निकल के आ गया। यानी आप समझ गए वो सामान का कीमत कितना था, 6000 था। अब आपसे पूछा था x का मान, तो देखो x का मान पूछा था, यानी CP अगर 6000 है, 7200 रुपये में अगर सामान बिक रहा है तो 1200 का फायदा हो रहा है। और आउट ऑफ कितने में आपका, 6000 में। तो बस यही तो आपसे पूछा था, यानी ये कितना हो गया, 20% का प्रॉफिट हो रहा था। यानी x क्या है, 20%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। सारे क्वेश्चन को जल्दी ट्राई करना है अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो x दे रखा है, आपको इसका मान बताना है। बताओ इस क्वेश्चन में क्या कर सकते थे हम लोग। यहाँ पर देखो ये आपको क्या दे रखा है, x इक्वल टू ये क्यूबिक है, ठीक है, +2 है। इसको हम लोग क्या कर सकते थे, 2 को यहाँ लेके आ जाते हैं, x-2, और इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह क्यूबिक कर देंगे, दोनों जगह क्यूबिक कर देंगे, दोनों बोथ साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, x-2 का होल क्यूब, और ये आपका क्यूबिक होगा तो ये 5 बन जाएगा सीधा सीधा। अब आप इसको सॉल्व करो, a माइनस बी का होल क्यूब में इसको ब्रेक कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x क्यूब -8 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab यानी 6x और a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। तो ये क्या आ जाएगा, x-2, ठीक है, इक्वल टू 5। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ध्यान से देखो, ये x क्यूब हो जाएगा, -8 ये 6x² और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 6 2 12x हो जाएगा, इक्वल टू 5। कुछ समझ आ रहा है आपको। अब आप ध्यान से देखो, ये चीज़ को देखोगे तो आपसे पूछा क्या था, x क्यूब माइनस 6x², x क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x, देखो प्लस 12x -12। तो ये 5 जो है, ये 5 है और यहाँ पर -8 है। तो मैं 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 + 1 लिख सकता हूँ। ये 4 को बस मैं यहाँ लेके आ जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, केवल 1 ही बच जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए इसको ट्राई करो जल्दी से। ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी समान काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, सी ने शेष काम को 4 दिन में पूरा कर दिया। यदि काम को पूरा करने के लिए तीनों का भुगतान की गई मजदूरी 9300 रुपये है तो ए का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है बताओ। बताओ तो ए अगर 8 दिन में काम को कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क हम लोग ले लेते हैं 24। तो इसका मतलब ए आपका 3 यूनिट काम करेगा तो बी आपका 2 यूनिट काम करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन साथ में काम किया, तो दोनों मिलकर 4 दिन तक काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करेगा तो 4 दिन में कितना टोटल यूनिट कर देगा काम, यानी 20 काम कर देगा। अब आपको पता है टोटल काम था 24, जिसमें से दोनों मिलकर 20 काम कर चुका है। तो कितना काम बचा आपका, यानी कितना यूनिट काम बचा आपके पास, केवल 4 यूनिट बचा था। अब यही 4 यूनिट को सी काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सी द्वारा किया जा रहा है काम और वो भी 4 दिन में काम कर रहा है। तो इसका मतलब जो सी है वो 4 यूनिट को काम करने में आपका 4 दिन लगाया है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि अगर उसको टोटल काम करने को दिया जाता तो वो कितना दिन लगाता, 24 दिन लगाता।
यानी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा, सीधी सी बात है। तो आपको पता चल गया कि सी जो है वो 24 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है और वो एक दिन में केवल 1 ही यूनिट काम कर रहा। तो बस अब आपसे क्या पूछा था, टोटल अगर उन लोगों को मजदूरी मिल रही है 9300 रुपये, तो ए का हिस्सा सी के हिस्से से कितना है। तो आपको पता है जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसके रेट ऑफ वर्क के हिसाब से होता है। अगर ये 3 यूनिट काम कर रहा है, ये 2 यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, तो उसी हिसाब से पैसे बटेंगे। तो आप देखो एक ए आपका 3 यूनिट काम कर रहा था और ये आपका 1 यूनिट काम कर रहा था, तो इसी रेशियो में पैसे बटेंगे। तो 2 यूनिट ज़्यादा उसको, मतलब 2 यूनिट का ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो बस यानी 3 2 5 और 1 6, यानी 6 यूनिट का वैल्यू अगर 9300 है, तो आप 1 यूनिट का वैल्यू नहीं, आपको 2 यूनिट का वैल्यू निकालना। सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 3100 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो फटाक से। यहां पर क्या बोला, यदि 8 अंकों की संख्या है, ठीक है, 9 और 5 से विभाज्य है, तब ए और बी का योग बराबर किसका होगा। यानी तब आपको ए और बी किसके बराबर होगा बताना। ये 8 अंकों का डिजिट है, ये 8 नंबर का डिजिट है। देखो क्या क्या, 4 4 3 2 ए 4 3 बी। ये जो नंबर है ये 9 और 5 दोनों से डिविजिबल है। आपसे पूछ रहा है ए और बी का योग किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। 5 का अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो आपको पता है यूनिट डिजिट में या आइदर 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी जाके वो संख्या 5 से डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल की अगर बात करें तो आपको पता है कोई भी नंबर का अगर उसका सम करेंगे वो क्या होना चाहिए, 9 के मल्टीपल में होना चाहिए। ये आप जानते हो, बात समझ रहे हो। यानी जो नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब उन सभी नंबरों का, उन सभी डिजिटों का सम 9 का मल्टीपल होगा। तो बस यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं कितना सम हो रहा है ये लोगों का। तो 4 4 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 4 17 और 17 3 20। तो ये 20 प्लस ए प्लस बी। अब ध्यान से देखना, यानी आपको पता है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है और आपको पता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो सिंपल कि यूनिट डिजिट में इकाई अंक में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अब आप मेरे को बताओ, आपसे पूछा ए और बी का योग पूछा है, तो अभी आपको पता है 9 का अगर ये नंबर डिविजिबल है तो इसका मतलब इनका सम जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 20 क्या 9 का मल्टीपल है, नहीं है। 9 का मल्टीपल इसके नियर कौन सा है, 18 होता है, और उसके आगे कौन सा होता है, 27 होता है। यानी इस नंबर, ये नंबर अब आपको समझ आ रहा है, ये नंबर क्या बन सकता है, 27 बन सकता है या फिर 36 भी बन सकता है, 36 भी बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, अब ये 27 बनेगा तो इसका मतलब ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, आप ही मेरे को बताओ। ए प्लस बी का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 7 होगा। अगर ये 36 बनेगा तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा उस हिसाब से। अगर ये 36 बनेगा तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा, 16 होगा उस हिसाब से। अब आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखो ए प्लस बी का मान बताओ। सबसे पहले ऑप्शन देखोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मगर ए प्लस बी यहाँ पर 16 क्यों नहीं हो रहा है ये भी आप समझ सकते हो। अब आप ही मेरे को बताओ, ए प्लस बी अगर 16 हो रहा है तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो मैक्सिमम आपको, क्योंकि 0 रखेंगे तो ए का वैल्यू तो दो डिजिट में आ जाएगा, बात समझ रहे हो। तो बी का वैल्यू 0 तो नहीं होगा। अगर बी का वैल्यू 5 रखोगे तो ए का वैल्यू 11 रखना पड़ेगा। चूंकि आपको पता है ए एक सिंगल डिजिट है तो आप डबल डिजिट कैसे ले सकते हो, यानी ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। अगर यहाँ पर बात करें कि वो नंबर कौन कौन सा होगा, तो बी का वैल्यू मस्ट आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर बी का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे, बी का वैल्यू 0 रखोगे तो आपको ए का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। या फिर इधर बी का वैल्यू आप 5 रखोगे तो ए का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, फिर 2 रखना पड़ेगा। क्लियर। तो बस आपसे पूछा था फिलहाल ए और बी का योग बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो फटाक से। एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, ध्यान से बनाना। देखो ऊपर में क्या है, 8 का पावर 8 है। 8 का पावर 8 अगर हम कॉमन ले ले तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक एक करके बच जाएगा, टोटल 8 बच जाएगा। यानी सीधी सी बात है। नीचे उसी तरीके से 4 का पावर में अगर 8 हम कॉमन ले ले तो नीचे क्या बच जाएगा आपका, 1 1 1 1 1, यानी ये 4 बच जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड है। उसी तरीके से 6 का पावर में 6 ले लेंगे तो ये आपका 6 बच जाएगा यहाँ।
उसी तरीके से 3 का पावर में 6 ले लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अच्छा, आप लोग अगर बनाए होंगे तो इसमें एक ऑप्शन आपका नहीं मैच कर रहा होगा, यहाँ पर इसका एक, ये आप 2 को 4 कर लो, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हो। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी आप देख सकते हो बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। चूंकि 8 का पावर में 9 हो गया और नीचे आपका 4 का पावर में 9 हो गया, ठीक है। 4 का पावर में 9 है तो पावर दोनों जगह सेम है तो आप इसको काट सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 9 आ जाएगा, डिवाइड है। उसी तरीके से 6 का पावर, देखो 6 दोनों जगह बेस सेम है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यानी 6 के पावर में 7 हो गया और नीचे आपका 3 के पावर में 7 हो गया। तो देखो पावर सेम है तो काट सकते हो, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 के पावर में 7। अब आप समझ गए, 2 के पावर में 9 और 2 के पावर में 7, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस, यानी -7। तो 2 के 9 से 7 जाएगा 2, यानी 2 के पावर में 2, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। सोहन अपनी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार करता है कि उसके पुत्र और उसकी पत्नी का अनुपात तथा पत्नी और उसकी पुत्रियों का अनुपात समान 3 और 1 के अनुपात में है। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिलते हैं तो संपूर्ण संपत्ति का मूल्य बताओ कितना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सोहन अपनी संपत्ति का बंटवारा कर रहा है, यानी डिवाइड कर रहा है। किसके किसके बीच में, अपना पुत्र यानी सन के बीच में, अपने वाइफ के बीच में, और साथ ही साथ उनके बेटिया यानी डॉटर के बीच में कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोला था, पुत्र और उसकी पत्नी का अनुपात जो है वही सेम रेशियो उसका पत्नी और पुत्रियों का भी अनुपात है। यानी सन और वाइफ के बीच में अगर 3:1 का रेशियो में पैसे बट रहे हैं तो वाइफ और डॉटर के भी बीच में 3:1 के ही रेशियो बट रहा है, बस। यानी आप तीनों का अब एक साथ में अनुपात निकाल सकते हो, यानी यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, यानी ये 3 3 9, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, यानी जो पैसे बटेंगे वो इसी रेशियो में बटेंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला था, यदि पुत्री को पुत्र से, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देखो, यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिलते हैं तो आप देख सकते हो इसको 9 यूनिट मिल रहा था और डॉटर को 1 यूनिट मिल रहा था, तो कितना यूनिट कम मिल रहा है, 8 यूनिट। यानी यही 8 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है 10,000 के बराबर। आपसे पूछा था टोटल संपत्ति बताओ, तो टोटल आपका पैसे कितने होंगे प्रॉपर्टी, तो देखो 9 सन, 3 वाइफ और 1 डॉटर, यानी 9 3 12 और 1 13, तो यानी 8 यूनिट का वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछा 13 यूनिट का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो 8 यूनिट को इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 125, यानी 1250, 1250 गुना 13, यानी 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1250 है तो 13 यूनिट का वैल्यू आपको बताना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो तो 0, 13 13 पचे 65, 6 13 2 26, 26 6 32, 3 13 कम 13 13 3 16, यानी 16,250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो फटाक से। यहाँ पर क्या बोला है कि दिए गए चित्र में टीबी एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। पीटी वृत्त के बिंदु टी पर वृत्त एक ही स्पर्श रेखा है। यदि पीटी 10 सेंटीमीटर है, पीए 5 सेंटीमीटर है, ए बी एक्स है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ क्या होगा। बताओ, सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में ये कहाँ से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में भी काफ़ी पूछे गए थे और एनटीपीसी में भी काफ़ी पूछे गए थे। इसमें एक चीज़ केवल और ऐड कर दिया गया, बाद बाकी कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपको पता होगा टेंजेंट सेकंड फॉर्मूला। यहाँ पर देखो ये टेंजेंट है और ये सेकंड हो गया पी बी। ए बी का वैल्यू x दे रखा है, पी ए का वैल्यू आपको 5 दे रखा है और आपका पी टी का वैल्यू दे रखा है 10। तो आप सभी जानते होंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ ज्योमेट्री वाले वीडियो में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको x निकालना होगा। अब पी टी आपको पता है, यानी ये 100 हो गया, पी ए कितना हो जाएगा 5 और पी बी कितना हो जाएगा 5 + x। बोलो क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 + 5x। अब ये 25 वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 75, यानी 75 = 5x, यानी 5 से काट देंगे तो 15, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 15। बोलो क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा था, रेडियस पूछा था, ध्यान दीजिएगा रेडियस पूछा था। तो आपको पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। बोलो पता है ना। अब ये 90 डिग्री का बन रहा है तो आप अब देखो ध्यान से, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये 10 है
और ये हाइपोटेनियस कितना हो गया 5 और 15 कितना हो गया 20 हो गया। तो आप ये वाला नहीं निकाल लोगे परपेंडिकुलर, आसानी से निकाल सकते हो। तो बी टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी टी का स्क्वायर यानी पी बी का स्क्वायर माइनस पी टी का स्क्वायर, बस सॉल्व कर लो। तो 20 का स्क्वायर 400 और 400 में से 100 जाएगा 300, यानी 300 हो गया। यानी बी टी स्क्वायर, मैं इसको हटा रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे, यानी क्या हो जाएगा बी टी स्क्वायर 300 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो 300 मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 300 मतलब आपका 100 गुना 3 कर सकते हैं, 100 गुना 3, तो इसका मतलब ये 10√3 आ गया बी टी क्या आ गया 10√3 आ गया। अब ध्यान से देखो ये डायमीटर हो गया, आपसे रेडियस केवल पूछा था, तो इसका आधा कर देंगे यानी 5√3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, 16.66% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज, 8 महीने के लिए 12.5% प्रति वर्ष के दर से उसी राशि पर साधारण ब्याज से 600 रुपये अधिक है, तो 4 वर्षों के लिए समान राशि पर 37.5% के प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ, जैसा चाहो वैसा बनाओ, सेम प्रिंसिपल पर काम हो रहा है। पहला क्या बोला था 16.66%, तो आपको पता फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 50, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50/3 यानी 1/6 हो जाएगा इसका क्या फ्रैक्शन वैल्यू। 9 महीने की बात कर रहा है, साल में चेंज कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा 9/12। बात समझना, 9/12 इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका 1/8 आ रहा है, यानी जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 1/8 का लग रहा है। इसको आप साइड रखते हैं। दूसरे वाले केस में क्या बोला था 8 महीने 12.5%, 12.5% मतलब क्या होता है 1/8, और 8 महीने इसको साल में चेंज करने के लिए 12 से फिर से भाग दे देंगे, तो ये क्या आ गया 1/12। अब देखो यही टोटल रेट, ये पहले वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट है टोटल, और ये आपका दूसरे वाले का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट का देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 24 यानी 3, और ये आपका 2 यानी ये कितना आ गया 1/24। ठीक है, समझ गए। यानी जो टोटल दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/24 का आ रहा है। ध्यान दीजिएगा मैं इसको हटा रहा हूँ, यानी डिफरेंस कितना आ रहा था 1/24 का, यानी आपको समझ आ रहा है डिफरेंस है ये। अब आप समझ गए हो यही मेरा डिफरेंस है, और आपको बोला था कि उस राशि पर साधारण ब्याज से 600 रुपये अधिक है, यानी यही डिफरेंस किसके बराबर होगा 600 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बस अब आप सॉल्व करो। यानी अगर मैं बात करूँ क्योंकि ये देखो ये कहने का मतलब ये 1/24 का मतलब क्या है, यही डिफरेंस है, और ये यही 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 600 के बराबर, तो 24 यूनिट यानी ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। तो टोटल मेरा कितना आ गया 600 गुना 24, ये आ गया मेरा टोटल प्रिंसिपल। अब आप अब नहीं बता दोगे कि 37.5% 4 साल में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा यानी कितना ब्याज होगा, तो 37.5% की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है 3/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, और 4 साल तक लग रहा है, यानी कितना हो जाएगा 3/2। बस यही तो निकालना था आपको। अब सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 12, यानी कितना हो गया 12×6 = 72, 72 गुना 3, तो 72 गुना 3 यानी 00, 3×2 = 6, 7×3 = 21, यानी 21,600 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। देखो केवल मैं स्टेप करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें सभी लोगों को समझ आए, आप समझोगे तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो फटाक से। यहाँ पर क्या दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे रखा है। थीटा एक न्यून कौन है, आपको इसका मान बताना है, बताओ। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर CND अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कॉम्पिडेंडो और डिविडेंडो रूल अप्लाई कर सकते हो, आप बेसिक से भी जा सकते हो, ठीक है, कंजुगेट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, बट CND अप्लाई करोगे तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको CND अप्लाई करना आता होगा। अब यहाँ पर स्टेप में करके दिखा रहा हूँ, वरना आप देख के बता सकते हो साइन बाई कॉस आने वाला है जो कि 10 के बराबर होता है। यानी अगर मैं CND अप्लाई करता हूँ तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी पहले प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा माइनस कर देते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा।
अब राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करेंगे तो 3, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो 3 + 1 और एक बार 3 - 1, तो ये 2 हो गया। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो ये और ये कट गया, और यहाँ से आपका ये और ये कट गया, तो ऊपर में क्या आ गया 2 sin थीटा, और नीचे क्या आ गया 2 cos थीटा, और यहाँ पर क्या था 4/2 यानी 2, ये और 2 कट गया, यानी tan थीटा किसके बराबर आ गया, ध्यान से देखो tan थीटा आ गया 2 के बराबर। यही चीज़ मेरे को जानना था, और ये देख के पता चल रहा था tan थीटा 2 के बराबर है। अब आपसे इतना का मान पूछा था, अब आप नहीं बना लोगे आसानी से, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब लोग कैसे बना लेंगे आसानी से, तो इसको अब आपको कुछ करना नहीं है। tan थीटा अगर 2 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूँ, cos से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो cos से जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 3 tan थीटा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, क्योंकि cos से डिवाइड कर रहे हैं। ये 8 बन गया और ये 3 tan बन गया। अब आप समझ गए होंगे मैं करना क्या जा रहा हूँ। बस सॉल्व करो, 10 का थीटा का वैल्यू 2 दे रखा है, तो 3 2 6, 6 4 10, 3 2 6, 8 से 6 जाएगा 2, सॉल्व करेंगे 5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। बीमल ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 1800 रुपये दान किए। जो उसने पहले तय किया था उसका 60% है, तो उसका वेतन कितना है बताओ। अब देखो 10% वो डिसाइड किया था, ठीक है, उसका सैलरी कुछ भी होगा मेरे को नहीं पता, और यही उनको निकालना भी है। सैलरी का 10% डिसाइड किया था देने के लिए, मगर वो एट द टाइम पे क्या किया, वो केवल जितना डिसाइड किया था उसका 60% दिया। यानी आप समझ सकते हो उसका 60% यानी 6% ही दिया, जो कि 6% आपका 1800 के बराबर था। तो आपसे पूछ रहा था 100% का वैल्यू यानी एक्स का वैल्यू। आप सॉल्व कर सकते हो, यानी उसका सैलरी कितना है 30,000 का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन को ट्राई करो। दो पूर्ण संख्याओं का योग अगर दे रखा है तो वो कौन सा अनुपात में नहीं हो सकते हैं बताना है। यानी कोई भी दो संख्या का योग अगर ये है तो कौन सा अनुपात नहीं होगा ये बताना है। तो आपको पता है अगर ये कोई भी दो संख्या का योग अगर 256 है, तो आप देखो पहला पहला ऑप्शन को देखेंगे तो 1:1, 1:1 मतलब 2, 2 इसको डिवाइड कर सकता है तो आसानी से कर सकता है, यानी ये अनुपात में जरूर हो सकता है 1:1, यानी आधा आधा। 3 प्लस मतलब 3:13, ये कितना हो गया 16। क्या 16 इसको डिवाइड कर सकता है, आसानी से कर सकता है, यानी ये भी रेशियो पॉसिबल है। 5 और 3, 5 और 3 कितना होता है 8। क्या 8 इसको डिवाइड कर सकता है, आसानी से कर सकता है, यानी इस रेशियो में भी डिवाइड हो सकता है। 3 और 4 कितना होता है 7। क्या 7 इसको डिवाइड कर सकता है क्या, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता है इसको, तो मतलब इस अनुपात में ये नहीं हो सकता, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले बनाए गए। इस प्रकार के कितने गोले बनाए जा सकते हैं बताओ। काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसलिए मैं क्वेश्चन ये सब रखता हूँ ताकि जिनको मैथ से डर लगता है, मैं आप लोगों को ही बताना चाहता हूँ कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मेंसुरेशन में कुछ बहुत हार्ड नहीं बनता है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका डर भागेगा, ठीक है। अब आपको पता है कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको पता है कोई भी चीज़ को मेल्ट करते हैं और किसी भी आकार में बनाते हैं, किसी भी आकार में बनाते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है दोनों जगह सेम होता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। आपको पता है बड़े गोले को पिघलाकर छोटे गोले बनाया गया, तो वॉल्यूम दोनों का तो सेम ही होता है, यानी 4, मैं मान लेता हूँ गोले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πr3। और यहाँ पर n टाइम्स आपके छोटे गोले बन रहा है, तो उसका ही वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr3। इसको अब कैपिटल आर दे देते हैं, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ना ये तो ऐसे ही कट गया, ये कट गया, यानी r³ हो गया। अब ये r³ कितना दे रखा था त्रिज्या 7, यानी 7 × 7 × 7, और यहाँ पर इसका जो छोटा गोला बना उसका त्रिज्या कितना है 2, तो 2 × 2 × 2, ये n टाइम्स, यही तो हो गया। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, तो 3 4 3 और 2 4 8, अब इसको काट लो। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा पूरा कट नहीं रहा, तो क्या आपको लगेगा आंसर गलत है, नहीं। आप इसको देखो कि जितना गोला बनेगा आप बता दो इतना गोला बनेगा, तो देख लेते हैं। तो 8 चौके 32, 2 बच गया और 3 बच गया, 8 तो ये नहीं हो पा रहा, ठीक है, यानी 42 पॉइंट समथिंग होगा, यानी टोटल मैं कह सकता हूँ 42 गोले बनेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला रोहन ने 1300 रुपये में 2 वस्तुओं खरीदी।
एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, तो वस्तुओं के क्रय मूल्य का बीच का अंतर बताओ क्या होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, रोहन 1300 रुपये में 2 चीज खरीद रहा है, ठीक है। एक को 20% के लाभ पर बेचा है। अब 20% का लाभ पर बेचा है, इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें 20% का, तो क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू 20% का 1/5, यानी 5 का सामान 6 में बेचा है, यानी एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये रहा CP, ये रहा SP, यानी 5 का सामान 6 में बेचा गया। आगे क्या बोला, दूसरे सामान को 25% के हानि पर बेचा है, तो 25% मतलब क्या होगा 1/4, यानी 4 का सामान में एक का हानि हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ 4 का सामान 3 में बेचा गया होगा। क्लियर है। अब आपको पता है ये हो गया मेरा जैसा क्वेश्चन में बोला गया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि उसने पाया कि दोनों वस्तुओं को विक्रय मूल्य समान था, यानी जो दोनों का सेलिंग प्राइस था वो समान था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ है 6 यूनिट और यहाँ है 3 यूनिट, तो इसको भी हम लोग समान कर लेते हैं, तो 2 का गुना कर देंगे, तो यहाँ जब 2 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब इसी रेशियो में है ना। अब आप देखोगे तो यहाँ सेलिंग प्राइस हम लोगों ने बराबर कर लिया है, तो यानी कॉस्ट प्राइस का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका रेशियो क्या होगा 5:8 में। आपसे क्या पूछा था, दोनों क्रय मूल्य का बीच का अंतर बताओ, तो 5 और 8 यानी 3 का डिफरेंस है, यानी यही 8 और 5 13 यूनिट किसके बराबर है, 1300 के बराबर है। तो 3 यूनिट का वैल्यू आप नहीं निकाल लोगे आसानी से, 3 × 100 300 का डिफरेंस है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर आपको ये दे रखा है, इसका मान आपको बताना है। अब आपको ये देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर x² + 1/x² का मान बताना है। मेरे को ये वाला चीज़ गिवन है, अगर इसको आप थोड़ा सा देखोगे तो ये क्या आ जाएगा 5x - 2 ये 2 का 2 ही रह जाएगा क्योंकि x कट गया, और ये 5/x है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, तो ये 5x है और यहाँ पर ले आ रहा हूँ 5/x हो गया, और ये आपका 2 वहाँ चला जाएगा। अब 5 भी मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, 5 कॉमन ले ले रहा हूँ, तो 5 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x - 1/x हो जाएगा, और ये क्या आ गया 2 आ गया। अब ये 5 को मैं नीचे ले आ रहा हूँ, तो ये x - 1/x = क्या हो गया 2/5। अब आप बताओ, ये चीज़ अब आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ था और आपसे पूछा था ये वाला बताओ क्या होगा, तो बस स्क्वायर कर दो। तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं अगर ये चीज़ मेरे को दिया हुआ है तो क्या हो जाता है n² माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे प्लस आपका कर देंगे 2। तो बस यही चीज़ करना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 2 का इस 2/5 बोले तो 4/25, और 4/25 में 2 जोड़ देंगे यानी 50, और 4 54, यानी 54/25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फ्रैक्शन में दे रखा है 2 4 सही 25, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% के छूट से अरुण को एक 60 रुपए का पेन मुफ्त प्राप्त होता है, तो पुस्तक के लिए अरुण ने कितने भुगतान किया है बताओ। अब क्या बोला है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% का छूट मिल रहा है, तो कुछ भी किताब का MP होगा, मान लो MP इसका X होगा, और आपको पता है हमेशा MP में ही आपको डिस्काउंट मिलता है, यानी मार्क प्राइस में ही डिस्काउंट मिलता है। 30% का डिस्काउंट मिला, और 30% का जो डिस्काउंट मिला ना, अब उसके बाद वो क्या कर रहा है 60 रुपए का पेन मुफ्त प्राप्त हो जाता है, यानी आप समझ रहे हो, यानी वो 30% का डिस्काउंट में ही वो 60 रुपए का पेन मिल गया उसको। तो आप समझ गए, यानी 30% ही आपका किसके बराबर है 60 रुपए के बराबर है। सीधी सी बात है। तो 30 रुपए अगर 60% के बराबर है तो आप यहाँ से 100% निकाल सकते हो। और ध्यान दीजिएगा ये 100% मेरा CP नहीं होगा, ये होगा मेरा मार्क प्राइस, ठीक है। तो अब आप समझ गए, यानी आप कह सकते हो 200 रुपए का मार्क प्राइस वाला किताब था। आपसे क्या पूछा था अरुण ने किताब के लिए कितने रुपए दिया, तो आपको पता 200 रुपये मार्क प्राइस था, डिस्काउंट उसको कितना मिला था 30%, यानी उस केवल 70% ही दिया था। तो यानी कह सकते हो 200 का 70% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140, यानी 140 किताब का मूल्य था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का क्या अंतर है बताओ। यानी आपको कोई रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है, तो क्या होता है 2
L प्लस बी होता है, ये चीज़ मेरे को दे रखा 80 और साथ में आपको L इंटू बी ये भी दे रखा है 375। आपसे क्या पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ, मैं सॉरी डिफरेंस बताओ, यानी L माइनस बी आपसे केवल पूछना चाह रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो आप। अलजेब्रा का अगर आप इसको अलजेब्रा की तरह देख रहे हो तो अलजेब्रा की तरह बना लो, वरना आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। L प्लस बी मेरा कितना निकल के आ रहा है, सॉरी ये 80 था ना, L प्लस बी मेरा 40 है। ध्यान से देखो, लेंथ और ब्रेथ जोड़कर 40 आ रहा और दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 375 आ रहा। तो आप इसका फैक्टर भी निकाल के आप चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो कौन सा होगा, क्योंकि केवल आपको डिफरेंस ही बताना है। वरना आप यहाँ पर अलजेब्रा का मेथड लगा सकते हो। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस L माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या किसके बराबर होता है, 4LB के बराबर होता है। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, बट इतना ज़रूरत नहीं है। आपको पता है 375 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 25 गुना 15 जब हम करते हैं तो 375 हो जाता है, और 25 और 15 जोड़ेंगे तो भी मेरा 40 हो जा रहा है, यानी इसको होल्ड कर रहा है। तो आपसे इसी का तो डिफरेंस पूछा था ना, 25 और 15 का, यानी 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। 4 अंकों की सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो हमेशा शेष 3 प्राप्त होता है, बताओ। तो 4 अंकों का सबसे छोटा धनात्मक संख्या की बात कर रहा है, तो 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर पहले होता कौन सा है, 1000 होता है, 1000 होता है ना। अब आप यहाँ पर देखो, ऑप्शन जैसा चाहो वैसा बना लो, आपके पास ऑप्शन भी है, सब कुछ है, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तो ये 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर होता है। आप चाहो तो 4, 5, 6, 7 आप इनका एलसीएम निकाल लो, अगर बनाना है तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 5, 6 और 4 का एलसीएम 12, 12, 5, 60 और 60 और 7, 420। यानी 420 के मल्टीपल में नंबर देखो जो आपका 4 डिजिट का बड़ा होना चाहिए। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, 420 गुना के टाइम्स, क्योंकि के टाइम्स मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 करना होगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। बट चूंकि ऑप्शन का अगर हेल्प लेंगे तो हम ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि आप ही मेरे को बताओ क्या बोला था, 3 शेष बचना चाहिए था, 3 शेष बचना चाहिए था। अगर ये ऑप्शन अगर देखेंगे तो 3 पहले हटा देते हैं तो 1, 2, 5, 4। तो आप मेरे को बताओ ये नंबर 5 से डिविजिबल है, नहीं है, ऐसे ही खत्म हो गया। अब आप देखोगे 1, 2, 6, 3, अगर इसमें से 3 हटाएंगे तो क्या आ जा रहा है, 1, 2, 6, 0। अब देखो 1, 2, 6, 0। अब यहाँ वाले भी नंबर में देखो, इसमें 3 घटाएंगे तो ये 997 हो जाएगा, चूंकि ये 3 डिजिट का नंबर बन गया तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 1670, हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप ये वाले देखोगे तो ये 1670 आप अगर चेक करोगे तो देखो क्या ये 4 से डिविजिबल हो रहा है, क्या 5 से डिविजिबल तो हो जा रहा है आपका, 5 से डिविजिबल हो जा रहा है, 7 से डिविजिबल हो रहा है क्या, या 4 से भी डिविजिबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। आप देखोगे ये नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, या फिर बनाने का मन है तो आप नियर अबाउट आप देख सकते हो, के का वैल्यू ऐसा क्या रखेंगे जो आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 रखेंगे तो काम चल सकता है। तो 3, 2, 6 और 4, 3, 12, यानी 1260 और 3, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो फटाक से। यहाँ पर क्या बोला है आपका, यहाँ पर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री ये दे रखा है, आपको इतना का मान बताना है, बताओ। अब इस क्वेश्चन को भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, ये आपके ऊपर है कैसे आप समझ रहे क्वेश्चन को। देखो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा, तो इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये आपका प्लस, इसको हम लोग खोल ले रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और ये माइनस 2 sin थीटा, बस यही है ना क्वेश्चन। तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस 5 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2 sin थीटा। इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, तो ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5 है, ये 5 है और ये 2 है, कितना हो जाएगा, -3, यानी -3 sin स्क्वायर थीटा। ये वाला इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा, और ये +5 इक्वल टू 0। माइनस से गुना कर देते हैं सब जगह, तो ये क्या आ जाएगा, 3 sin स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 sin थीटा, और ये भी -5 इक्वल टू 0। अब आप इसको, ये का क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया,
यानी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप यहाँ से सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे मुझे इतना बताओ। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा, आप इसको एक्स भी समझ सकते हो, जरूरी नहीं कि आप साइन स्क्वायर दिख रहा तो साइन स्क्वायर दिख रहा। हम शुरू में भी चाहते तो एक्स कर सकते थे, मगर आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर इतना दूर तक कर दिया। तो मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर साइन थीटा को अगर हम एक्स माने तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा यही वाला चीज़। अब आप इसे सॉल्व नहीं कर लोगे, 5 3 15, 5 3 15 और वो भी 2 आपका लाना है, यानी 5 और 3, यानी ये आपका माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और एक्स वाला कॉफिशिएंट क्या था 3, यानी एक्स का 2 वैल्यू आएगा, एक 5/3 आएगा और एक 3/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए एक्स क्या था, मेरा साइन थीटा ही था, तो साइन थीटा का वैल्यू -1 कौन से एंगल पर आता है, कौन से डिग्री में आता है। तो आप बोलोगे साइन का वैल्यू 1 कितने पर होता है, सबसे पहले मेरे को बताओ तो। 90 पर क्या होता है, 1 होता है। 90 पर क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। अब आपका -1 है तो एक साइकिल और घुमाएंगे, यानी 180 का और ऐड कर देंगे, यानी 270, यानी साइन 270 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो यानी जो थीटा का वैल्यू निकल के आ रहा है वो 270 निकल के आ रहा है। अब आप समझ गए, यानी साइन थीटा का वैल्यू -1 प्लस थीटा का वैल्यू 270 था, तो कॉस 270 का मान कितना हो जाएगा बताओ। तो कॉस 270 का मान क्या होगा, जो मेरा साइन 90 का मान होगा, सॉरी कॉस 90 का मान होगा। तो कॉस 90 जीरो होता है तो वैसे भी जीरो हो जाएगा। तो -1 + 0 क्या होगा, -1, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला रेखा ए बी का ढलान -2/3 है, बिंदु ए और बी को निर्देशांक क्रमशः एक्स और -3 और 5 और 2 है, तो एक्स का मान क्या होगा बताओ। यानी कोई एक लाइन का आपको स्लोप दे रखा है, और वो लाइन है वो दोनों पॉइंट से आपका ज्वाइंट है, यानी एक्स और एक दो दो पॉइंट भी दे रखा लाइन का, एक्स -3 और 5 और 2। तो एक्स का केवल आपसे मान पूछ रहा है। तो आपको मैंने कई बार बताया है कि कभी भी अगर आपको 2 पॉइंट दे दिया जाए, अगर आपको कभी भी आपको 2 पॉइंट दे दिया जाए और आपसे पूछे कि स्लोप क्या होता है, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, कभी भी 2 पॉइंट मिल जाए तो आप स्लोप कैसे निकालते हो, y2 - y1/x2 - x1। तो बस आप इसको निकालो और जो भी है आपको इसके साथ कंपेयर कर दो, आप x का वैल्यू निकाल लोगे आसानी से। तो यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ, तो y2 - y1 या फिर y1 - y2 करो, तो नीचे भी x1 - x2 करना है। तो यहाँ पर देखेंगे y2 - y1 तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y2 यानी 2 माइनस 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 प्लस, यानी ये 3 हो गया, और ये x2 यानी 5 - x = किसके बराबर होगा, यही मेरा स्लोप दे रखा था। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 3 2 5, 5 3 15, और ये क्या हो जाएगा -10 और माइनस माइनस +2x, यहाँ चला जाएगा 25 और ये आ जाएगा 2x। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 12.5, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो फटाक से। एक ट्रेन 2 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो इसके द्वारा 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय बताओ क्या होगा। तो आपको पता है 2 मिनट में अगर 2 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो 60 मिनट में कितना दूरी तय होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता चल गया स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोल रखा था कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड अगर कम कर दे, यानी अब आपका स्पीड बन गया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 22 किलोमीटर का दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 22 और स्पीड मेरा निकल के आ गया था 55। अब आप देखो यही मेरा समय लगेगा, समय है तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर ले रहे हैं। तो सॉल्व कर लो, 11 से काटेंगे 2 बार में, 5 बार में 5 और 12, यानी 12 2 24, 24 मिनट का समय लगेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, और ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है, वृत्त के केंद्र पर एक जीवा द्वारा बनाया गया कोण 110 डिग्री है, तो लघुखंड में जीवा द्वारा बनाए गए कोण का मान बताओ क्या होगा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ज्योमेट्री में। वृत्त के केंद्र पर एक जीवा द्वारा बनाया गया कोण 110 डिग्री है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक सर्कल है, कॉर्ड से उसके सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है, 110 डिग्री का एंगल बन रहा है।
अब क्या बोला है, तो लघुखंड में जीवा द्वारा बनाए गए कोण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बताओ कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, अगर आपको पता है ये मेरा सेंटर है, सेंटर कॉर्ड से किसी सेंटर पर एंगल 110 डिग्री का बन रहा है, तो सेम उसी कॉर्ड से उसके सरकमफ्रेंस पर एंगल कितना बनेगा, जस्ट उसका आधा बनेगा। आप ये जानते हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 55 हो जाएगा। यानी आपसे मगर पूछा क्या था कि उसके माइनर सेगमेंट पर कितना एंगल बनेगा, यानी ये वाला एंगल में पूछ रहा है कि इसका कितना कौन क्या एंगल बनेगा, ये वाला एंगल पर उसका माइनर सेगमेंट में, यानी लघुखंड पर। तो अब आप बताओ उसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है, देखो ध्यान से, ये आपको क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया कि नहीं बन गया, चतुर्भुज बना कि नहीं बना। यानी अगर ये 55 डिग्री है तो इसका सामने वाला डिग्री और इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी ये 55 है तो ये कितना होगा, ये मस्ट भी 125 डिग्री होगा, तभी जाके ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। तो बस इसी के साथ ये भी मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बस प्रैक्टिस करो। और मैं फिर से बता रहा हूँ, सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। मैं सब टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि यहाँ पर सभी लोगों को फायदा हो। ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ कि केवल और केवल आपको हार्ड ही हार्ड क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि केवल हार्ड ही हार्ड क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा ना, तो कई सारे लोग जिनको मैथ से डर लगता है वो अगर देखेंगे तो उनको लगेगा कि उनका और डिमोटिवेट वो फील करेंगे। तो इसलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। बात समझ रहे हो। बात बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, सारे क्वेश्चन को आपको केवल जलीली अपने हिसाब से क्वेश्चन देख के जलीली सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड। और इसका PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम में आपसे शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।